वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। और सचिवालय सहायक की इस भर्ती को लेकर जहां पे आप सभी के लिए डेली शाम को 6 बजे एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो कि आपके टॉपिक वाइज सेट हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज का जो हमारा सेट है ये 50 प्रश्नों का है और ये मिक्स सेट है। जी हाँ, यहाँ पे टॉपिक आज नहीं है, ये मिक्स सेट है। और इस 50 प्रश्न में आपको टारगेट 22 क्वेश्चन का दिया गया है जो कि कट ऑफ आपको नंबर दिया गया है, यानी कि 22 क्वेश्चन को पार करना है एटलीस्ट आपको। देखिए कितने उत्तर आप सही कर पाते, खुद को जज कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न पर लेकर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस में से एक होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो देखिए जो सिक्किम स्टेट है इससे तो गुजरता है अक्षांश रेखा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जी हाँ, ये 27 डिग्री अक्षांश पर होकर राजस्थान से होकर भी गुजरता है। राजस्थान के अलवर और सिक्किम के गंगटोक, याद रखेंगे, राजस्थान का अलवर, अलवर यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है और एक शहर भी है। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट और सिक्किम का जो है गंगटोक, याद रखेंगे, गंगटोक है ना, गंगटोक से होकर गुजरता है दोस्तों, याद रखेंगे अक्षांश। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। और ये देखिए भौगोलिक स्थिति बताने के लिए पृथ्वी के स्थान को बताया जाता है अक्षांश से, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 2 पे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हर सवाल के लिए आपको आंसर करने का समय मिल रहा है। आपको आंसर अगर कर रहे हैं दोस्तों 1.58.984 लगभग लीटर होता है, याद रखेंगे दोस्तों। तो आपका आंसर 1.159 लीटर हो जाएगा, इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, इसे निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हम बी कर लेंगे, इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। अब बहुत ही आसान सा सवाल है कि पास्कल इकाई है, बिल्कुल ये प्रेशर यानी कि दाब की इकाई है दोस्तों, याद रखिएगा। पास्कल जो है ये किसकी, तो दबाव यानी कि दाब कह सकते हैं या दबाव कहिए, है ना, दबाव की एक एसआई और व्युत्पन्न इकाई है, जिसके साथ दोस्तों स्ट्रेस और मॉड्यूलस और तनाव स्ट्रेस को भी हम लोग मापते हैं, ठीक है। दाब कह सकते हैं, प्रेशर यानी कि पास्कल की ये इकाई है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार एक उपकरण है दोस्तों, याद रखेंगे, SONAR, है ना, याद रखेंगे। और यह तकनीक जो है दोस्तों मार्ग निर्देशन के लिए ध्वनि प्रसार हेतु यह इसका उपयोग में लाया जाता है और पानी की सतह पर नीचे वस्तुओं के साथ संचार भी करती है, वस्तुओं का पता लगाती है दोस्तों, याद रखेंगे, समुद्री क्षेत्रों में। तो आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, नौ चालकों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, नौ चालक लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। संविधान सभा में कुल 379 सीटी में से ब्रिटिश भारत के कितने सीट थे? इट्स अ सीट, याद रखेंगे, है ना, सीट में से 379 सीट में से, है ना, ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश भारत के कितने सीट थे? तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों, कुल 296। मैंने आपको कल के बीपीएससी वाले प्रैक्टिस सेट में पूरा विवरण दिया था इसके बारे में, सारी जानकारी भी दी थी इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। ब्रिटेन से स्वतंत्रता होने के बाद संविधान सभा में यह संविधान सभा के सदस्य के प्रथम संसद के सदस्य बनाए गए थे, जहाँ पे कुल यहाँ पे 379 सीटें थी दोस्तों, याद रखेंगे, जिसमें कि 296 जो है ब्रिटिश भारत के सीट हुई थी यहाँ पे। सवाल नंबर 7, वेदों की भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये क्या है? ये 6 तरह के जो हैं आपके रचना की गई है वेदांगों की, ठीक है, याद रखेंगे, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पे, आंसर कर लीजिएगा। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर जो है दोस्तों
निम्न यानी कि कम होने का कारण है ऊंचा पूंजी या उत्पाद का अनुपात जो है ज़्यादा होता है। तो आंसर कर लेंगे डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 9, कुल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है भाई? तो ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन करते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद का जो भी हमारे देश में जो उत्पाद होता है उसका मापन किया जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको कहते हैं हम लोग जीएनपी को। ठीक है, याद रखेंगे। एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी भी देश या अन्य राज्य व्यवस्था के उत्पादन के कारकों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य ही हमारा जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसमें जो मूल्य ह्रास होता है घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी इसको कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे जीएनपी जो है दोस्तों आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब समझ गए दोनों चीज़ें, आंसर ए कर लेंगे। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल एक राज्य की सीमा से मिलती है? देखिए ये आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। ऐसे 2 राज्य हैं। ठीक है, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? तो 2 राज्य हैं जो कि केवल एक राज्य की सीमा को मिलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, जम्मू कश्मीर, जी हाँ, जो कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहा जाता है, ये एक है यहाँ पे जो कि एक राज्य को मिलाता है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? तो भारत में ऐसे कितने राज्य जो केवल एक राज्य की सीमा को टच करता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो कि टच करता है, जी हाँ, उत्तराखंड को याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे, आंसर कर लीजिएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रतीक क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रतीक मोहर है, इसको हम लोग मोहर कहते हैं, वो हाथी है, याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं 12 पे। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें कि सामान्यतः कितने लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा 10 लाख पे। आंसर ए हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों। भारत और बांग्लादेश की सीमा को निम्नलिखित में से किस रेखा से हम लोग जानते हैं? बिल्कुल, रेड क्लिफ रेखा को कहते हैं भारत और बांग्लादेश के चिन्हित जो कि बॉर्डर सीमा की रेखा है, और ये सबसे ज़्यादा है दोस्तों। जी हाँ, किसी भी देश के साथ हम जो बॉर्डर साझा करते हैं, बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। किलोमीटर है 4096 लगभग किलोमीटर का दूरी ये है यहाँ पे रेड क्लिफ। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे। भारत के निम्न राज्यों में से किस में से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार है अभी दोस्तों, याद रखिएगा। सरकार के द्वारा जारी एक नवीनतम आंकड़ा दिया गया जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा जो है सबसे आगे है ना। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा किसका है तो गोवा का है, और जबकि बिहार जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला है यहाँ पे। यानी कि बिहार में किसी भी व्यक्ति का जो सैलरी है यहाँ पे 24,681 रुपया ही है ये प्रति व्यक्ति आय, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और औसतन ये जो गोवा के हैं लोग, उनका कितना है तो 1,92,652 रुपया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 15 पे आंसर करेंगे। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है? बिल्कुल, जी हाँ, किस अधिवेशन में? तो 7वें अधिवेशन में, याद रखिएगा, है ना। 7वां अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया है। और मई 1949, याद रखेंगे दोस्तों, मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने का सुनिश्चित भी किया था, और भारतीय संविधान सहमति और समायोजन के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल या सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? तो मंडल याद रखिएगा दोस्तों 10 मंडल हैं और 1088 जो हैं सूक्त हैं, याद रखेंगे। और वर्तमान में 10,462 जो हैं इसमें मंत्र हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे, आंसर कर लीजिएगा।
भारत एशिया के किस भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर से समुद्र और उत्तर में हिमालय से घिरा है? तो याद रखिएगा, शीर्ष है, ये शीशा बोल दिया मैंने, शीर्ष यानी कि शीर्ष पे है ना। हिंद महासागर के शीर्ष पर तीन ओर से समुद्र से है और उत्तर में हिमालय से घिरा है। तो याद रखिएगा दक्षिणी भाग, ठीक है। ये जो तीन जो क्षेत्र से हमारा घिरा हुआ क्षेत्र है, 1, 2 और ये 3, ठीक है, याद रखिएगा समुद्र से घिरा, ये हिंद महासागर है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिए। अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, कार्ल मार्क्स ने दिया है, आंसर कर लेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब हुआ जो अधिनियम था? बिल्कुल याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी कुल 389 सदस्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू भी कर दिया गया था और इसमें लगभग 250 अनुच्छेद अधिनियम में लिखे गए थे उस समय। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 20 पे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कौन थे? दिया, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकई के। नोट कर सकते हैं दोस्तों, कैकई देश था एक, है ना, ये देश था कैकई देश के और तत्ववेता राजा थे जिनमें से सत्यज्ञ और अनेक मशाल है ना अनेक महाशाला भी था और ऋषियों का आत्मा भी इस देश को कहा जाता था दोस्तों। तो आंसर बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे कितने श्रेणियों में बांटा गया है? आप सभी उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहेंगे जितने उत्तर आप लोगों को आ रहे हैं और लगातार निरंतर बिना किसी स्वार्थ के हम आप तक जब ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें इस चीज़ को पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ से टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हमने आपको वो सारी चीज़ें फ्री में करवाने का जो वादा किया वो करवाएंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी होगी उतनी ही, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, या इसको तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं का प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान के मूल प्रतियों को किस तत्व में रखकर सुरक्षित रखा गया है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया गया है, ऑप्शन गलत हो गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को किस, अच्छा नहीं, सवाल सही है, माफ़ करेंगे। भारतीय संविधान की मूल जो प्रतियां हैं यानी कि जो उसके कागजात हैं उसको किस तत्व में रखकर सुरक्षित रखा गया है? तो वो हीलियम में रखा गया है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। गैस चैम्बर बनाकर रखा जाता है और गणतंत्र दिवस पर आपको यहाँ पे इसके बारे में अपडेट भी किया जाता है, इसको निकाला जाता है वहाँ से। तो बी हीलियम इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते 23 पे, आंसर करेंगे। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को कृषि और संबंध गतिविधियों भी कहा गया है? जी हाँ, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को कृषि और संबंध गतिविधियों को भी कहा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, चूँकि तृतीय क्षेत्र क्या होता है हमारा, जो सेवा का क्षेत्र होता है, टेरिटरी सेक्टर होता है ना, सर्विस सेक्टर कहते हैं। और अर्थव्यवस्था के अन्य 2 क्षेत्र हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है हमारा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन। तो ये कृषि की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना, कृषि और उसके संबंधित, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण, है ना। सवाल नंबर चलते 24 पे दोस्तों। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण जो है, निशाका या निशंक कहा जाता था इसको, ठीक है। प्राचीन काल में यज्ञों के दौरान राजा लोग जो है ऋषियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा के तौर पर भी देने का प्रचलन था और सोने के
बराबर तौल के टुकड़े कटवा लिए जाते थे, जो कि निशक है ना, निशक, ये निशक ऐसे लिखा जाता है, निशक यानी कि सोना, ये कहलाता था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 25 पे। भारत का प्रायद्वीपीय दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल याद रखेंगे, कन्याकुमारी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों 26 पे। बोल्शेविक है ना, याद रखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? माफ़ करेंगे, यहाँ पे आंसर जल्दी से कीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति सन 1917 ईस्वी, याद रखिएगा दोस्तों, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर पे आंसर करेंगे। क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है, तो आंसर कर लेंगे जहाँ राष्ट्रीय आय जो है या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 28 पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर करिएगा आप भी फटाफट। ज्योति फ्लक्स की मापन की इकाई क्या है? बिल्कुल, ल्यूमेन इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है, और ये एसआई विमीय सूत्र भी पूछ सकता है इसका एग्जाम में, ठीक है। तो ml² T⁻³ होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इसका विमीय सूत्र। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। अत्यधिक कमजोरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, नैनोमीटर का हम उपयोग करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? जी हाँ, याद रखेंगे दोस्तों, कुभा और कमरू, याद रखेंगे, कुभा और कमरू। ऋग्वेद में इन दो नदियों का उल्लेख है जो कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को दर्शाता है। सवाल नंबर 31 पे चलते हैं। भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे दोस्तों। जी हाँ, आंसर करेंगे। ऋग्वैदिक काल में निष्क यानी कि सोना शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? बिल्कुल, परवर्ती कालों में जो निष्क को जो है, सोने के सिक्कों को जो है कहा जाता था सिक्का। जी हाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। प्रकाश वर्ष की इकाई, सबसे आसान प्रश्न, दूरी की इकाई है ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 34 पे। भारत की जल और स्थल दोनों सीमा से लगने कितने देश हैं? जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। भारत की जल और स्थल दोनों ही सीमा से लगने कितने देश हैं? जी हाँ, जल और स्थल दोनों की जब बात होगी तो 3 है। और अगर ऐसे पूछ ले कि कितने पड़ोसी देश हैं हमारे जो कि सीमा टच करते हैं, तो टोटल 7 हैं, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड है ना, इंडोनेशिया, श्रीलंका है ना, श्रीलंका और मालदीव और एक नेपाल भी है, ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल भी है। ओके, तो ये जो है हमारे मुल्क हैं जो कि बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन जल और स्थल के साथ जो है इनमें से 3 हैं, जो कि पाकिस्तान एक तो हो गया आपका, यहाँ पे भी बॉर्डर साझा करते हैं हम लोग। बांग्लादेश के साथ भी यहाँ पे जो है जल और स्थल दोनों के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, और म्यांमार, ठीक है, याद रखिएगा, म्यांमार। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 35 पे। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा जो कि किस वर्ष में निर्धारित की गई थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा किस वर्ष निर्धारित की गई थी? तो 1893 ईस्वी में। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, और हिंदू कुश का क्षेत्र कहलाता था जो कि स्थापित किया गया था यहाँ पे, और यह अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच का एक आदिवासी भूमि से होकर गुजरता था। तो आंसर कर लेंगे 1893। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है दोस्तों, सी उत्तर कर लीजिएगा, इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, और टोटल ऋग संहिता में 10 मंडल हैं, और इसके लिए 1028 सूक्त हैं इसमें। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, 9वां मंडल को।
सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में सबसे ज़्यादा है, मैंने आपको बताया 1,92,000 समथिंग रुपया, है ना, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 38 पे। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1934 में रखा गया? M.N. रॉय इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर M.N. रॉय भारत संविधान सभा के गठन के विचार रखे थे और 1935 के दौरान, है ना, 34-35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा का गठन का मांग रख दिया था। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे। स्पर्शिक मात्रक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, दूरी का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, इसको PC से डिनोट करते हैं और लंबाई की जो है ये इकाई खगोलीय इकाइयों के लिए मापी जाती है। 30 ट्रिलियन किलोमीटर की लगभग दूरी ये माप सकता है। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में, बी इज द करेक्ट आंसर। श्वेताश्वर, है ना, श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है इसका उच्चारण मोक्ष शब्द का, ये याद रखेंगे, जो कि ये उपनिषदों से हमें मिलता है। सवाल नंबर चलते 41 पे। देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन अनार्थिक तत्व है? तो सामाजिक व्यवहार, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 42। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, अगर आप गुजरात के एक छोर गांव पे हैं और साथ ही साथ जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, जो कि सबसे सुदूर क्षेत्र है हमारे देश का, है ना, तो ये इस क्षेत्र पे हैं और इस क्षेत्र पे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होगा वो 2 घंटे का होगा, याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 43 पे। विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि भारत के पास है? भारत के पास 2.4% जो है भूमि है भारत के पास पूरे विश्व की, ठीक है, आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। सवाल नंबर 44। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, सन 1946, 9 दिसंबर यह है ना, 1946 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, ई इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आंसर कर लेंगे। सवाल नंबर चलते 45 पे। त्रयी नाम है, जी हाँ, ये तीनों वेदों का नाम है त्रयी, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। समतल कोण की मापन की इकाई क्या है? रेडियन है, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, रेडियन एक समतल कोण का अस्थायी मात्रक है। सवाल नंबर 47। भारत और चीन सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, यह किस वर्ष निर्धारित की गई है? जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ये 1914 में ही निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है। तो जिससे कि तिब्बत कमज़ोर था उस समय और हालांकि स्वतंत्र भी था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी भी स्वतंत्र मुल्क माना ही नहीं है, इसलिए फैसले को भी नहीं मानता है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 48 पे चलते हैं दोस्तों। चीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के होते हैं, हम उन्हें कितने श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, चीन जो है भारतीय इतिहास के स्रोत और अनेक विविध प्रकार के हैं और हम इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ। सवाल नंबर चलते 49 पे। सामवेद के मंत्रों का गाने वाला क्या कहलाता है? बिल्कुल उद्दाता कहलाता है दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, सामवेद में मूल रूप से 99 ही मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, जो उद्दाता है वो गायन करने वाले को कहा जाता है, जिसको सामक यानी कि साम गाने
सामगान करने वाले को कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 50 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए बार होता है, नोट कर सकते हैं इसे, या फिर इसको नॉट भी कहते हैं, NOT। ठीक है, या फिर BAR। ओके, ये आपका पारिस्थितिकी दबाव की उपयुक्त ऊंचाई इकाई है दोस्तों, माफ़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50 प्रश्न देखे और इन 50 प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पे नीचे ही PDF में दिए गए हैं। आपका कितना उत्तर सही हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आपने क्या सभी उत्तर के जो प्रश्नों के उत्तर किए हैं कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर बताइएगा। और रोज़ाना आपको ये मिलेगा 6 बजे शाम को वीडियो, और आज जो है एक करेंट अफेयर का वीडियो मिलेगा रात 10 बजे। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। जय हिंद।